हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, जिसको हमारे संविधान में आपातकाल बोला जाता है, यानी इमरजेंसी। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के भाग 18 में के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक 3 प्रकार के आपातकालों के बारे में उल्लेख किया है। In which Article 352 deals with national emergency, Article 56 deals with President rule, and Article 360 deals with financial emergency that we are going to discuss today. So first of all, let me tell you the exact statement of financial emergency. So Article 360 empowers the President to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is under threat. That means यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाएं कि हमारे देश की वित्तीय स्थिरता पर कोई खतरा है, भारत सरकार की सलाह पर वह एक प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में लागू हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पर टिकी हुई है, जिसमें कि सबसे पहले है पार्लियामेंट विच मेक्स द लॉज, सेकंड एग्जीक्यूटिव विच गवर्न्स द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, एंड थर्ड इज जुडिशियरी which checks whether the laws made by parliament are in accordance with the constitution। कहीं ऐसा तो नहीं वो कि हमारे संविधान के मूल ढांचे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये सब चेक करना काम होता है जुडिशरी का। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 368 में एक प्रोविज़न दिया है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल। समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन हुए। एक ऐसा ही संशोधन 1975 में हुआ, जिसको हम 38वां संविधान संशोधन बोलते हैं। यह संशोधन इंदिरा गांधी के समय पास हुआ और इस संविधान एक्ट ने यह तय कर दिया कि जो राष्ट्रपति की विल है, जो सेटिस्फेक्शन है, दैट इज़ नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। That means that can't be challenged in Supreme Court. So that was criticized at that time. So in 1978 during जनता गवर्नमेंट एक और संविधान संशोधन हुआ, जिसको हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, और इसने यह तय कर दिया कि इवन द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स even if it's passed by a president, it can be challenged in Supreme Court. Now, coming to how parliamentary approval is required and what's the duration of financial emergency. So, like president ने साइन किया, उसको प्रोक्लेम किया, पास किया, तो लागू तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ it need to be approved by both the houses of parliament within 2 months। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद भी इसको अप्रूवल चाहिए हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, विद अ सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब प्रोक्लेमेशन लाया गया फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, तो उस समय हो सकता है लोकसभा मे बी डिसॉल्व्ड एट द टाइम। सो ऐसी सिचुएशन में व्हाट हैपन्स दैट जब भी लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, सो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा विद इन 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग। मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद उसकी पहली सिटिंग जब होगी, उसके 30 दिनों के अंदर इट नीड टू बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा। लेकिन यह कब पॉसिबल है? जब इसको राज्यसभा ने तो पास कर ही दिया हो।
Once it's approved by both the houses of parliament, financial emergency continues indefinitely till it is revoked. That means there is no maximum period prescribed for its operation. यह 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और अगर एक बार पास हो गई तो रिपीटेड पार्लियामेंट अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि इफ़ वी वांट्स टू रिमूव इट फाइनेंशियल इमरजेंसी देन इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया president can pass a proclamation that now financial emergency can be revoked. Even this proclamation didn't need any parliament approval. So these were the two aspects that I have discussed with you, that how it can be applied, why it's applied. Now we will see what are the effects of financial emergency. दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिसाइज़ हुआ था ये वाला भाग संविधान का, जब संविधान सभा ने इस पर बातचीत की, इस पर बहस हुई संविधान सभा में, और यह कहा गया कि यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा। दिस विल नॉट बी गुड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। बट साथ ही साथ यह भी कहा गया कि यह फाइनेंशियल इमरजेंसी इट्स नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इट्स ओनली फॉर some extraordinary situation when there is any crisis or under any calamity when our financial stability is getting unstabilized. So what are the effect of this financial emergency? So in a way we can say that the entire financial powers resides with the center in financial emergencies. That means center takes all the financial power from the states. States cannot do anything on their own once this emergency is passed. Even the salary can be reduced of any class of persons serving in the state. और अगर स्टेट को मनी बिल या कोई फाइनेंशियल बिल पास करना है बिल, तो उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन लेनी आवश्यक हो जाती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी कट सकती है। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाउएवर अच्छी बात यह है कि टिल नाउ दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन इन्फोर्स्ड इन इंडिया। Generally, we think that during 1991 financial crisis, was it imposed? The answer is no. Till now, our government has never imposed this financial emergency. And even during this COVID crisis, people are stipulating that financial emergency may be